नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री सेमेस्टर 2 चैप्टर 1। तो आज हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी व्यवस्था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दारी प्रथा या इसी को हम लोग मनसबदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी व्यवस्था ये है क्या? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मनसबदारी जो प्रथा है इसको जो है अकबर ने चालू किया था। जो अपने जो भी घुड़सवार सैनिक थे उनकी जो भी उनमें कुछ सुधार करने के लिए जो है इस मनसबदारी प्रथा को चालू किया था। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो खैर, अकबर ने इसे 1571 के आसपास जो है मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया था। मनसब का मतलब होता है पद। ठीक है, इसी को हम लोग रैंक बोलते हैं, इसी को हम लोग श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पद हो गया, श्रेणी हो गया। ठीक है, मनसबदारी प्रथा एक पद है, रैंक है, श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए, इसको जो है अकबर ने कहने का मतलब है कि ऐसा एक मतलब अपने जो भी राजनीतिक यानी कि प्रशासनिक सुधार के लिए जो है मनसबदारी प्रथा में कुछ चेंजेस किए थे। ऐसा नहीं है कि मनसबदारी प्रथा केवल अकबर के समय में था, नहीं, ये बाबर और हुमायूं के समय में भी यह चालू था। परंतु बाबर जो है लगातार युद्धों में व्यस्त रहा। कहने का मतलब है कि बाबर हमेशा युद्ध में लगे रहे। इस कारण से जो है मुगल साम्राज्य का जो है राज्य का विस्तार सही ढंग से नहीं कर पाए हैं, केवल युद्धों में ही उलझे रहे हैं। उसका तो हुमायूं ने क्या किया, हुआ अपने राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के या राजनीतिक स्थितियों को लेकर के वो व्यस्त रहे, जिसके कारण जो है मुगल साम्राज्य का जो भी राज्य विस्तार है या साम्राज्य विस्तार है वो ठीक तरह से नहीं हो पाया। उसके बाद है जो अकबर जो है, देखा जाए तो अकबर जो है मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी के शासन काल में है, जो मुगल काल में है, जो बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि उन्होंने क्या किया कि मनसबदारों को पहले क्या हुआ करता था कि पहले देखिए सेना हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, पहले सेना होता था, उसके बाद देखिए प्रशासनिक जो भी अधिकारी हुआ करते थे वे थे। उसके बाद जो है अमीर हुआ करते थे। ठीक है, अमीर, प्रशासनिक अधिकारी, सेना जो है क्या करता था, पहले युद्ध लड़ा करता था। प्रशासनिक अधिकारी, अमीर क्या थे, दरबार में रहा करते थे। ठीक है, अब अकबर ने क्या किया कि इस प्रशासनिक सुधार अपने अनुसार, जो भी प्रशासनिक सुधार है अपने अनुसार उनको परिवर्तन कर दिया और सभी को जो है एकीकृत कर दिया। और कहने का मतलब है कि सभी को जो है सेना का कार्य करना अनिवार्य है, चाहे वो सेना हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर वो अमीर हो, सभी को जो है सेना का कार्य करना होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि एक मनसब फिक्स कर दिया कि अगर आपको, कहने का मतलब है कि पुरस्कार और दंड की नीति को जो है इन्होंने लागू किया कि जो जितना युद्ध को जीतेगा या उसको उतना ही मनसब दिया जाएगा, उतना ही पद दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि इससे मनसब पाने के लिए जो है आपस में कंपटीशन होता है। ठीक है, कि होड़ लग जाती है कि मुझे इतना मनसब चाहिए। एक तरह से ये रैंक था, एक तरह से ये जो है जो दरबार में बैठने का एक रैंक था, क्रम था, एक श्रेणी था कि जिसके पास जितना मनसब होगा, अधिक मनसब वाले आगे बैठेंगे और कम मनसब वाले पीछे की ओर बैठते जाएंगे। बात यहां समझ में आया? तो इसी कारण से जो है जो भी सैनिक हो,
प्रशासनिक अधिकारी अमीर सब में जो है मनसब पाने की एक होड़ लग जाती है। ठीक है, और जो है कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य में साम्राज्य विस्तार के लिए इन मनसबदारों की भी कहीं ना कहीं एक भूमिका थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मनसबदारी प्रथा है क्या। तो मनसबदारी प्रथा या व्यवस्था जो भी बोलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सबसे पहले मनसबदारी प्रथा क्या है। तो मनसब क्या है, एक पद है। ठीक है, रैंक है। ठीक है, इसी को हम लोग श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किसने चालू किया, तो अकबर ने चालू किया। ठीक है, ये किस पर आधारित है, ये दशमलव प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, तुर्कों की ये प्रणाली थी, उसी से लिया गया है दशमलव प्रणाली। ठीक है, दशमलव प्रणाली। ठीक है, दशमलव प्रणाली का मतलब होता है कि 10 की प्रणाली, सेना को 10-10 के क्रम में बांटना। जैसे मान लीजिए इसी को 10 प्रणाली, 10 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया। ठीक है, सब में 10-10 रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं 10 की प्रणाली। मान लीजिए 10 हो गया, तो 10 हो गया, 20, 10 प्लस 10 20। ठीक है, अब देखिए 50, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, सब 10-10 में खुल जा रहा है। ठीक है, अब 100, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 का टुकड़ा में बढ़ जा रहा है 10-10 करके। फिर 200, तो 200 करके कितना हो जाएगा, 20, 10-10-10-10 20 का श्रेणी में बढ़ जाएगा। उसी तरह से 200, 500, 1000। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग 10 की प्रणाली को 10 प्रणाली, सेना को 10-10 की टुकड़ी में बांट देना है। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा समझ में आ गया। मनसब क्या है, पद है, रैंक है, श्रेणी है। अकबर ने 1571 के आसपास इसको जो है चालू किया था। ठीक है, उसके बाद यह दशमलव प्रणाली पर आधारित है, जो तुर्कों की दशमलव प्रणाली थी सेना रखने की। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आइए देखिए, उसके बाद है यहां पर कहने का मतलब है कि सबसे अब जो है पद के बारे में हम लोग पढ़ लेते सबसे पहले, उसके बाद। तो मनसबदारों का कितने पद था, दारों के पद कितने थे, तो 2 पद थे। पहला पद का नाम है जात, दूसरा का नाम है सवार। इसमें है सैनिकों की संख्या, यानी कि संख्या, इसमें है घोड़ों की संख्या। उसके बाद देखिए मनसबदारों की श्रेणी कितनी थी, श्रेणी 3 श्रेणी थी। ठीक है, 3 श्रेणी में इसको हम लोग बांटेंगे। तो मनसबदारों का पद कितना था, 2। मनसबदारों की श्रेणी कितनी थी, 3। ठीक है, मनसबदारों का 2 पद कौन कौन, जात, सवार। जात में सैनिकों की संख्या और सवार में घोड़ों की संख्या। मनसबदार प्रथा में श्रेणी 3 है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। 3 श्रेणी है। अब कौन कौन है, तो पहला नंबर में है कि जितना जात होगा उतना ही सवार होगा। कहने का मतलब है, उदाहरण के लिए 100 जात तो उसको 100 सवार, यानी कि 100 गो सैनिक होगा तो उसको 100 गो घुड़सवार, यानी कि 100 गो घोड़ा मिलेगा उसको। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम श्रेणी के मनसबदार। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्यों प्रथम श्रेणी के, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको कि जिसके पास जितना मनसब, उसके पास उतना ही घुड़सवार, उसके पास उतना ही सुख संसाधन। तो कहने का मतलब है ये प्रथम श्रेणी के मनसबदार थे, जिनको
प्रत्येक एक व्यक्ति को एक घोड़ा दिया जा रहा है उदाहरण के लिए, ठीक है, यानी कि 100 जात, यानी कि 100 गो सैनिक है तो 100 गो सवार, ठीक है। कहने का मतलब इसके मनसब के अनुसार तो कितने क्लास के श्रेणी हुए, मतलब प्रथम श्रेणी के मनसबदार हुए, ठीक है। काफी सुविधा है, यानी कि प्रत्येक को पर्सनल घोड़ा दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है कि जितना जात होगा, यानी कि जात के आधे से अधिक सवार। अब देखिए जात है 100, ठीक, तो जात जब 100 है तो उसके आधे, आधा कितना होगा 100 का 50, आधे से अधिक मान के चलिए 5 अधिक 55 हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि द्वितीय श्रेणी के मनसबदार, ठीक है। मनसबदार क्यों, ये सबसे पहला क्लास के मनसबदार थे जिसको 100 जात है, यानी 100 गो सैनिक पर 100 घोड़ा। अब उससे नीचे के हैं तो 100 जात पर आधे से अधिक, यानी 50 से 5 अधिक 55 घोड़े, ठीक है। यहां तक समझ में आया, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरे यानी कि द्वितीय श्रेणी के मनसबदार। उसके बाद देखिए तृतीय श्रेणी के मनसबदार किसको कहेंगे, जितना जात होगा, जात के आधे से अधिक, आधे से कम, माफ कीजिएगा, आधे से कम सवार, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो मान के चलिए 100 जात है तो उसका आधा हुआ 50, आधे से भी कम मान के चलिए 5 कम, ठीक है, तो कितना हुआ 45। तो इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय श्रेणी के मनसबदार, तृतीय श्रेणी के मनसबदार। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक पुस्तक है आईने अकबरी, आइन ए अकबरी, इसमें जो है मनसबदारों की जो भी संख्या है, श्रेणियों की जो संख्या है वो 66 बताई गई है, ठीक है, 66 श्रेणी है। लेकिन वास्तव में कितना है, 33 श्रेणी है, 33 श्रेणियां हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए सबसे कम मनसबदारी प्रथा में सबसे कम मनसब कितना था, 10 का, और ज्यादा से ज्यादा कितना, सबसे कम मनसब सबसे कम मनसब 10 का, और अधिक मनसब यानी सबसे अधिक मनसब कितना का था, 10,000 का, ठीक है। तो कहने का मतलब है सबसे कम 10, सबसे अधिक 10,000, ठीक है। परंतु अकबर के समय में सबसे कम था 10, और जो अधिक से अधिक मिला था मनसब वो था 5,000। 5,000 से ज्यादा मनसब किसी को नहीं दिया गया था, ठीक है। तो सबसे अधिक मनसब कितना का दिया गया था, 5,000, ठीक है। और 5,000 मनसब प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 29 अकबर के समय में, ठीक है। उसके बाद है जो भी 10 से लेकर के 500 तक के मनसबदार थे उनको जो है नगद वेतन दिया जाता था, वेतन दिया जाता था वो भी नगद, ठीक है। लेकिन जो भी 500 से अधिक के मनसब थे उन्हें जागीर दी जाती थी, ठीक है, उसे जागीरदारी दी जाती थी किसी क्षेत्र की, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए कि जब जो है जागीरों की संख्या धीरे धीरे जब समय बीतता है, तो जब शाहजहां का समय आता है तो उस टाइम क्या होता है कि जहांगीर के बाद आते हैं हमारे शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इसमें क्या है
कि इसके अनुसार जो है सैनिकों की संख्या और घोड़ों की संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है। जैसे जहांगीर के समय में जो है दू अस्पा से अस्पा की नीति अपनाई जाती है। दू का मतलब होता है दो, से का मतलब होता है तीन, अस्पा का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, अस्पा का मतलब घोड़ा। तो 2 और 3 अस्पा मतलब प्रत्येक 2 सैनिकों पर 3 घोड़ा दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि घोड़ों की संख्या को दुगना किया जाता है इनके समय में। उसके बाद आते हैं हमारे शाहजहां। शाहजहां के समय में जो भी मनसबदार थे उनको जो है मासिक वेतन दिया जाता है, मासिक वेतन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब के समय में जो है जो भी मनसबदार थे उनको जो है 1/4 सैनिक की सुविधा दी गई थी। कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि 1000 सैनिक है तो उसको जो है 250 सेना रखना अनिवार्य था। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं 1/4 की नीति। उसके बाद है हमारा कि एक है दह और विस्ती का नियम। विस्ती का नियम है, दह का मतलब होता है 10 और विस्ती का मतलब होता है 20। यानी प्रत्येक जो है 10 सैनिक पर 20 घोड़ा होना अनिवार्य था। ठीक है, प्रत्येक जो है 10 सैनिकों पर 20 घोड़ा रखना अनिवार्य था। तो अकबर के समय में जो है ऐसा माना जाता था कि प्रत्येक 10 सैनिक पर जो है 20 घोड़ा अनिवार्य है। अकबर का कहना था कि प्रत्येक जो है 10 सैनिकों पर 20 घोड़ा जो है रखना अनिवार्य है। इससे जो है हमारे साम्राज्य की वृद्धि होने में इन मनसबदारों का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहने का मतलब है कि आईने अकबरी एक पुस्तक है, आईन ए अकबरी अबुल फजल की पुस्तक है। आईने अकबरी पुस्तक में बताया गया है कि प्रत्येक 10 जो सैनिक पर 20 घोड़ा रखना अनिवार्य है। ठीक है, और अकबर का भी कहना था कि प्रत्येक जो है 10 सैनिकों पर 20 घोड़ा रखना अनिवार्य है। और ये 10 और 20 का जो नियम, इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि 10 और 20 को कैसे रखना है? तो इसके श्रेणी के अनुसार तो कैसे करना है, देखिए 3, देखिए यहाँ पे ये हमारा 10 घोड़ा हो गया, 10 सैनिक हो गया, 20 घोड़ा हो गया। ठीक है, ये सैनिक है, ये घोड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए 3 4 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3। अब देखिए तो कहने का मतलब है कि 3 एकम 3, 3 दूना में माफ कीजिएगा 3 एकम 3, 4 दूना में 8, 3 त्रिके 9। तो देखिए इसको तो 3 और 3 6 होता है, 4 10 9 और 9 18, एक ले लिए 18 और ये 2 20। ठीक है, तो देखिए 10 सैनिक पर 20 घोड़ा, समझ में आया। और इस तरह का मैथ आपके बुक में मान लीजिए ये वाला फिगर दिया है, ये वाला फिगर दिया है निर्मल प्रकाशन बुक, मगर ये नहीं दिया है। तो इसको समझने के लिए मैंने ऐसा कहा, ये है जो है सबसे मतलब थोड़ा कमजोर मनसबदार, उससे मजबूत मनसबदार, और ये जो थर्ड वाला है सबसे ज्यादा मजबूत मनसबदार। देखिए ना, प्रत्येक
3 सैनिक पर जो है 1 घोड़ा दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि उतना कुशल नहीं है ये। उसके बाद देखिए 4 सैनिकों पर 2 घोड़ा दिया जा रहा, मतलब इससे थोड़े मजबूत है। उसके बाद 3 सैनिकों पर 3 घोड़ा, समझ जाइए सबसे मजबूत यही वाले हैं, सबसे कुशल है। ये थोड़ा उनसे कम है, ये थोड़ा ये कम कुशल है, उससे कम है, ये सबसे ज्यादा कुशल है, ठीक है। तो 3 3 6 4 10 सैनिक हो गए। अब देखिए, अब घोड़ा और सैनिकों को गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो रहा है, 4 दुना में 8 हो रहा है, 3 तिरिके 9 हो रहा है। तो देखिए 9 और 9 18 और 2 20 हो गया यहाँ पे। तो प्रत्येक जो है 10 सैनिकों का 20 घोड़ा प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आया है, ठीक है। अगर नहीं आया है फिर भी आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं आया, तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।